हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा दिनकर। मैं स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल द मैथ्स द कोड पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 2D की कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, और ये है अपना 2D का सेकंड लेक्चर। इसमें हम 2D की कुछ आगे की बात पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। और ये अपना पूरा का पूरा सेशन एनडी एग्जामिनेशन 2024 जो कि अप्रैल में होने वाला है उसके लिए हो रहा है। आप बने ही रहिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। मैं शिवा दिनकर, मैं सारे के सारे लेक्चर्स अपलोड करूंगा। सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियो मैं अपलोड करूंगा यहाँ पे। सारे के सारे कंसेप्ट बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस जितने भी आपके प्रैक्टिस के लिए हो सकेंगे मैं सब लेके आऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल द मैथ्स द कोड से जुड़ना होगा। वहां से आपको पीडीएफ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और अदर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बिना देरी के हम चलते हैं आपके आज के लेक्चर पर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में जहां तक पढ़ लिया था उससे अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम सेक्शन फॉर्मूले। आज का टॉपिक है अपना सेक्शन फॉर्मूले। ठीक है, अब ये सेक्शन फॉर्मूले क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूले हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। सेक्शन फॉर्मूले में हमें क्या होता है, दो पॉइंट होगा और उन दो पॉइंट को कोई तीसरा पॉइंट आके डिवाइड कर देगा किसी रेशियो में। और वो डिवीजन जो होगा वो दो तरीके से होगा, एक तो इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें दो तरीके से पढ़ना है डिवीजन। एक तो होता है अपना इंटरनल डिवीजन। अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं तो वीडियो की स्पीड आप तेज कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटरनल डिवीजन और सेकंड है अपना एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये दो टाइप से कोई पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को डिवाइड कर सकता है। जैसे अगर सबसे पहले बात करूं मैं इंटरनल डिवीजन की, तो सपोज कीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ए एंड पॉइंट्स बी। ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। So this is point A, this is point B. Let the coordinate of point A is x1, y1, and let the coordinate of point B is x2, y2. अब सपोज कीजिए इस पॉइंट C ने इस लाइन सेगमेंट AB को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। C के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम एक्स वाई और हमें C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी कि हमें x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो ये पॉइंट C है इसने सेगमेंट AB को m/n में डिवाइड किया है, और ये क्योंकि ये इंटरनल पार्ट पे लाई कर रहा है पॉइंट सी ए बी के, तो हम बोलते हैं कि पॉइंट सी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, या इसे इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। अब अगर तुम्हें इस सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू आती है आपकी एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू आती है आपकी एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो इस टाइप से आप इंटरनल डिवीजन फाइंड कर सकते हैं अगर दो पॉइंट्स को किसी तीसरे पॉइंट ने इंटरनल डिवाइड किया है तो। ठीक है, पहली बात समझ में आएगा आपको इंटरनल डिवीजन क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर ये पॉइंट सी लाइन ए बी के मिड पॉइंट पे आ जाए, अगर लाइन ये जो सी है पॉइंट वो लाइन सेगमेंट ए बी के बिल्कुल मिड में आ जाए, ठीक है, तो सपोज x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट है एंड x2 y2 जो है बी के कोऑर्डिनेट है, और हमें बताना है सी के कोऑर्डिनेट जो कि हम xy मानते हैं, तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है। और हमें ये दिया हुआ है कि ये किसके, जो ये सी है वो कैसा है इस बार, मिड पॉइंट है लाइन ए बी पर। लाइन ए बी पर कैसा है, मिड पॉइंट है। अच्छा, अगर ये पॉइंट सी लाइन ए बी पर मिड पॉइंट है तो क्या ए सी और सी बी डिस्टेंस इक्वल होगी? यस सर, ए सी और सी बी डिस्टेंस इक्वल होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये 1:1 में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से m की वैल्यू भी वन आ जाएगी, n की वैल्यू भी वन आ जाएगी। अब आप ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है इंटरनल डिवीजन वाला, उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकते हैं और आपको मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो अगर आप x निकालोगे और इस फॉर्मूले में m की वैल्यू वन, n की वैल्यू वन पुट करोगे, तो x की वैल्यू निकल के आएगी x1 प्लस x2 एंड डिवाइडेड बाई टू। और सिमिलरली जो y निकल के आएगा आपका, y आएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई टू। तो ये आ जाएगा आपका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ओके, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपने इंटरनल डिवीजन पढ़ लिया, मिड पॉइंट पढ़ लिया। अब जो तीसरे नंबर पे आता है आपका, तीसरे नंबर पे आता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। क्या आता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन? एक्सटर्नल डिवीजन आएगा। ओके सर, एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ते हैं हम। ये एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? सपोज कीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, दिस इज ए लाइन सेगमेंट ए बी, दिस इज ए लाइन सेगमेंट ए बी।
लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x1 एंड y1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी गिवन है हमें x2 y2। अगर इस लाइन सेगमेंट ए बी को आगे की ओर बढ़ाएंगे यानी कि पॉइंट सी तक, और पॉइंट सी को मान लेते हैं हम एक्स वाई, तो पॉइंट सी लाइन ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, और ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस गिवन है वो गिवन है हमें m, और ए से लेके जो बी तक की डिस्टेंस गिवन है वो गिवन है हमें n। और अगर ये इस पॉइंट अगर ये पॉइंट सी लाइन ए बी को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तो हमसे वो एक्सटर्नल डिवीजन के कोऑर्डिनेट पूछेगा, यानी कि पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हमसे पूछे जाएंगे। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई माने हैं, तो एक्स की वैल्यू कैसे लिखेंगे? एक्स की वैल्यू लिखेंगे हम एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन एंड डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। और y के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं हम एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। तो इस टाइप से आप एक्सटर्नल डिवीजन के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। तो आई होप को आपको इंटरनल डिवीजन, मिड पॉइंट एंड एक्सटर्नल डिवीजन समझ में आया होगा। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन। इसने बोला कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जोइनिंग 3 - 1 एंड 8 9। इसने बोला इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट। तो इन दोनों पॉइंट को बना लेते हैं पहले। तो ये अपने पास हो गया एक लाइन सेगमेंट। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन हमें 3 - 1, और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो गिवन हमें 8 9। ठीक है, और ये जो लाइन है एक्स माइनस वाई माइनस टू, मान लीजिए ये लाइन हो गई एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 0। इस लाइन ने इस लाइन ए बी को दो रेशियो में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और किस रेशियो में डिवाइड किया हमें ये बताना है। तो ना तो हमें ये पॉइंट पता है और ना ही हमें रेशियो पता है, तो इसे कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें रेशियो बताना होता है तो हम लैम्डा रेशियो 1 मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला है इसने लाइन सेगमेंट ए बी को लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर दिया है। अब अगर ये लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड हो गया तो हम ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, इसको सी मान लेंगे ना। तो सी की कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई। आप एक्स और वाई निकाल सकते हो, कैसे निकाल लेंगे? एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? एम एक्स टू, दिस इज लैम्डा, दैट इज m, दिस इज x2। तो m x2 की वैल्यू आएगी 8 लैम्डा, m x2 प्लस n x1, n की वैल्यू है 1 एंड x1 की वैल्यू है 3। तो 8 लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, ये तो आ गई आपकी x की वैल्यू। सिमिलरली आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे? एम वाई टू, तो m की वैल्यू लैम्डा है और y2 की वैल्यू है 9, तो ये जाएगा 9 लैम्डा एम वाई टू प्लस एन वाई वन, एन की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -1। तो एन वाई वन की वैल्यू आएगी -1, अपॉन में जाएगा m प्लस एन, दैट इज लैम्डा प्लस 1। अब आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया, यानी कि आपके पास ये पॉइंट c आ गया लैम्डा की टर्म्स में। ठीक है, और क्या पॉइंट c इस लाइन, गिवन लाइन पर लाई कर रहा है? यस सर, पॉइंट c x माइनस वाई माइनस टू पर लाई करता है, और अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम इस पॉइंट c को इस लाइन में सेटिस्फाई करा देंगे, और पॉइंट c के कोऑर्डिनेट हमने नीचे निकाले हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को इसमें सेटिस्फाई कराओ, तो ये जाएगा आपका 8 लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 एंड माइनस y की वैल्यू कितनी है? 9 लैम्डा -1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 एंड इक्वल्स टू में क्या जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, -2 है ना, वो इक्वल टू में जाके 2 बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो लैम्डा प्लस 1 ही आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज को सोल्व कर लेता हूँ, 8 लैम्डा में से 9 लैम्डा जाएगा तो माइनस के लैम्डा बचेगा, 3 में से माइनस करेंगे -1 तो वो +4 हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा 2। तो ये आएगा माइनस लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, इस माइनस लैम्डा को राइट हैंड साइड में लेके जाओ और +2 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, यानी कि यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास 2/3। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? 2/3। और क्योंकि जो लैम्डा है वो पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट ने इंटरनली डिवाइड किया है, और अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो हम बोलते हैं स्टूडेंट्स कि पॉइंट ने लाइन ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड किया है। लेकिन फिलहाल तो लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो यानी कि इंटरनल डिवीजन हो रखा है, और रेशियो कितना है आपका? 2/3, और वो भी इंटरनली। आई होप को आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा।
चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। इसने बोला द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट गिवन है और उनसे बनने वाली लाइन हमें पता ही है, बना सकते हैं हम। दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी, एंड ए के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 1,2 एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 11,9। इसने बोला पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो इस लाइन को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, उन पॉइंट्स को हम पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन बोलेंगे। फिर से सुनो स्टूडेंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो लाइन ए बी को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उन पॉइंट्स को हम पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अब तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कराना है, तो इस टाइप से ये तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं हम डी। अब एक बात ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों के तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो मैं इसको भी लैम्डा कह सकता हूँ, इसको भी लैम्डा कह सकता हूँ, इसको भी लैम्डा कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि तीनों की तीनों डिस्टेंस तो इक्वल है, तीनों की तीनों लेंथ इक्वल है, क्योंकि ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन का मतलब तीन इक्वल पार्ट, तीन इक्वल पार्ट का मतलब तीनों की लेंथ इक्वल, तो इसका मतलब ये लेंथ भी लैम्डा, ये भी, एंड ये लेंथ भी लैम्डा हो जाएगी। अब आपको पॉइंट सी निकालना है। लेट अस कंसीडर के पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है आपके x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट है आपके x2 y2। मतलब x कुछ और मान लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि x1 y1 x2 y2 तो हम इन्हें मान लेते हैं, बट कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं इस यहाँ से भी। अब देखो, अगर आपको सी निकालना है तो आपको रेशियो चाहिए। अगर आपको सी निकालना है तो आपको रेशियो चाहिए, तो मैं सी निकालने के लिए रेशियो कैसे लिखूंगा, बस ये ध्यान से देख लेना आप। तो ये हो जाएगा अपना ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है 1,2 एंड बी के कोऑर्डिनेट है 11,9। अब मैं पहले सी निकालता हूँ, दिस इज यहाँ पे पॉइंट सी, राइट। ये पॉइंट सी हो गया। अब देखो, ये तो लैम्डा डिस्टेंस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, सी से लेके बी तक कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा हो जाएगी क्या, ऊपर देखो, सी से लेके बी तक 2 लैम्डा। तो अगर इसको रेशियो में निकालेंगे, ए सी रेशियो सी बी, ए सी रेशियो सी बी कह दो या एम रेशियो एन कह दो, वो आ जाएगा आपका लैम्डा रेशियो 2 लैम्डा, दैट इज 1:2। तो आपको एम रेशियो एन मिल जाएगा। और जैसे ही आपको एम रेशियो एन मिला, अब आप सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और सी के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 माने हैं, तो x1 क्या आएगा एम एक्स टू, एम की वैल्यू 1 हो गई, x2 की वैल्यू है 11, तो 1 × 11 आ जाएगा 11 प्लस एन x1, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, और x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो एन x1 2 आ जाएगा यहाँ पे, अपॉन m+1 करेंगे तो 3। तो यहाँ से x1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13/3। और मेरे ख्याल से 13/3 x1 की वैल्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रही है, और वो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, 13/3 देख लो। अब बाकी को भी चेक कर लेते हैं, क्या पता हो सकता है बाद की वैल्यूज खराब आ जाए। तो मैं y की वैल्यू निकालता हूँ। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एम वाई टू, एम की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है 9 प्लस तो m/2, अच्छा, m की वैल्यू कितनी है 1 और y2 की वैल्यू कितनी है 2 है शायद m/2, हाँ ये 9 ही तो है, ये x1 y1 ये x2 y2, तो 1 × 9 प्लस, अब आएगा n × my2 प्लस ny1, तो 1 × कितना जाएगा आपका, और 2 × आ जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4 आ जाएगा, अपॉन में कितना जाएगा 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 13/3। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि सर ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। अब सिमिलरली आप डी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। डी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो डी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे। तो ये अपना लाइन सेगमेंट हो गया ए बी, ओके सर ए बी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 1,2, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 11,9। ठीक है, हमें निकालना है इस बार डी, तो ये अपना डी हो गया। चलो जी, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2 लैम्डा, ए से लेके डी तक की, और डी से लेके बी तक की डिस्टेंस है लैम्डा। और अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो 2 रेशियो बना जाएगा, 2 लैम्डा रेशियो लैम्डा का। तो आपको एम रेशियो एन मिल गया। और जैसे ही आपको एम रेशियो एन मिला, x1 y1 x2 y2 आपके पास है ही, और एम रेशियो एन आपको मिल ही गया, तो आप डी निकाल सकते हैं। आप डी निकाल के देखिएगा क्या ऑप्शन सी में जो डी के कोऑर्डिनेट लिखे हुए ये वाले वो सही आ रहे हैं कि गलत आ रहे हैं। आई होप को आपको ये ट्राइसेक्शन भी समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे इसने बोला सेंटर्स इन ए ट्राइंगल, सेंटर्स इन ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर काफी सारे सेंटर्स हो सकते हैं, मैं आपको भी सभी सेंटर बताता हूँ धीरे धीरे 1 बाय 1। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ठीक है ट्राइंगल बनाते हैं। दिस इज ए ट्राइंगल, सपोज ये हो गया अपना एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी।
और ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हो गए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम स्टूडेंट्स x3 y3। ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट एंड सी के कोऑर्डिनेट हो गए हैं। हमें क्या बताना है, सेंट्रोइड। तो सबसे पहली बात, तो सेंट्रोइड बनेगा कैसे? सबसे पहली बात है कि सेंट्रोइड बनता है मीडियंस से, यानी कि सेंट्रोइड इज मेड अप बाय, सेंट्रोइड इज मेड अप बाय मीडियंस, मेड अप बाय मीडियंस। तो सेंट्रोइड किससे बनता है आपका? मीडियन से बनता है। नंबर दूसरी बात, मीडियंस क्या होती है ना? अगर हम किसी वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिला देंगे तो मीडियन मीडियन बन जाएगी, है ना? तो when any vertex, when any vertex is joined to the midpoint, it's joined to the midpoint of the opposite side, मतलब ए के अपोजिट ए बी सी साइड ही तो होगी, हाँ। देन उसे क्या बोलते हैं? मीडियन। ठीक है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। ठीक है सर, मीडियन से सेंट्रोइड बनेगा। तो चलो, वर्टेक्स ए से हम बी सी पर एक मिड पॉइंट में मिला देते हैं, ये समझ लो मिड पॉइंट हो गया M1। सिमिलरली आप बी से ए सी पर मिड पॉइंट को मिला देंगे, वर्टेक्स बी से साइड ए सी के मिड पॉइंट को मिला दिया। सिमिलरली आप वर्टेक्स सी से ए बी के मिड पॉइंट को मिला देंगे तो वो M3 हो गया। तो ये जो मिड पॉइंट से बन रही है ना लाइंस, ए M1 बी M2 सी M3, ये लाइंस बोली जाती हैं मीडियंस। और जहां पर ये मीडियन इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? हम सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से। आपने कई बार कॉपी को बैलेंस किया होगा उंगली पे, है ना? तो वो हम सेंट्रोइड पे ही बैलेंस करते हैं, आपको पता होगा। तो ये बात हमें पता चल गई कि मीडियंस से सेंट्रोइड बनता है। मीडियंस क्या होती है? किसी भी वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिला देंगे तो सर मीडियन बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो सेंट्रोइड आया जी, इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? तो जी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई। तो एक्स की वैल्यू कैसे लिखनी है? एक्स की वैल्यू लिखनी है सर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। और y की वैल्यू कैसे लिखनी है सर? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इस टाइप से आप सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, क्या सर सेंट्रोइड की कोई स्पेशलिटी है? सेंट्रोइड की कोई स्पेशलिटी? यस सर, सेंट्रोइड की एक स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी ये है कि सेंट्रोइड जितनी भी मीडियंस ट्राइंगल के अंदर बनी हुई है उन सभी मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। तो जो सेंट्रोइड है वो मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियंस, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियंस इन 2:1। तो इसमें 3 मीडियन हमें देखने को मिल रही है, तीनों के तीनों मीडियन 2:1 में डिवाइड हो जाएंगी। यानी कि बड़ा वाला हिस्सा 2, ये छोटा वाला हिस्सा 1। ये तुमने जी दे रखा है, ऐसे ये 2 ये 1, ऐसे ही ये 2 और ये 1। तो 2:1 2:1 2:1 में तीनों की तीनों मीडियंस डिवाइड हो जाएंगी सेंट्रोइड से। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो एक बात तो हमें पता चल गई कि सर ये बात ठीक है हमें पता चल गई सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। इसके आगे भी कोई सेंटर्स होते हैं क्या ट्रायंगल के अंदर? इसके आगे भी कोई सेंटर होते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। अच्छा, इसके ऊपर क्वेश्चन है, चलो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसने क्वेश्चन में बोला कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टेक्स 2 3 -2 -5 एंड 3 5। एक ट्राइंगल गिवन है, उसके वर्टेक्स गिवन है, मैं सेंट्रोइड पूछा है। तो पॉइंट्स क्या क्या है? 2 3 एंड -2 -5, और तीसरा पॉइंट है आपका 3 5। तो आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है। आपको सेंट्रोइड निकालना है जी एक्स वाई। और आपको पता है कि सेंट्रोइड में x कैसे निकालते हैं हम? सेंट्रोइड में x कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। और y कैसे निकालते हैं हम? y निकालते हैं आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस टाइप से तो निकालते हैं। x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है? 2 -2 एंड 3। तो 2 -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, इसको सोल्व करेंगे तो शायद 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली
y की वैल्यू निकालते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3 दैट इज 3 माइनस 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करोगे तो ये भी 1 आ जाएगा, यानी कि जो सेंट्रोइड आया आपका एक्स वाई वो आ चुका है आपका 1,1। तो 1,1 हो जाएगा इसका सेंट्रोइड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है इंसेंटर। चलिए इंसेंटर पे चलते हैं। तो इंसेंटर क्या होता है, हमें ये पता चल गया कि सेंट्रोइड मीडियन से बनता है। इंसेंटर क्या होता है, चलो इंसेंटर के लिए पहले मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं। ठीक है, तो ये अपना एक ट्राइंगल हो गया। ओके, दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी, दिस इज वर्टेक्स सी। और साइड ए मतलब वर्टेक्स ए के सामने साइड ए होती है, वर्टेक्स बी के सामने साइड बी होती है, वर्टेक्स सी के सामने साइड सी होती है। ये बात आपने 10th 11th क्लास में बेसिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा ट्राइंगल की। जब आपने 10th क्लास में ट्राइंगल पढ़ा होगा तो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ना, तो वहां पे हमें ये बात बताई जाती है कि वर्टेक्स ए के सामने ए साइड, वर्टेक्स बी के अपोजिट बी साइड, वर्टेक्स सी के अपोजिट सी साइड होती है। एक एक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि हमें गिवन है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं गिवन है x2 y2, एंड सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं गिवन है हमें x3 एंड y3। ठीक है सर, तो अब सबसे पहले ये बताइए कि इन सेंटर बनेगा कैसे। इन सेंटर बनेगा कैसे, जैसे कि सेंट्रोइड मीडियन से बन रहा है तो इन सेंटर किससे बनेगा। सर इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर से। तो इन सेंटर इज मेड अप बाय, इन सेंटर इज मेड अप, इन सेंटर इज मेड अप बाय एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। तो एंगल बाइसेक्टर्स से क्या बनता है, आपका इंसेंटर बनता है। एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, ये अपना एंगल ए है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन को हम एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। ये अपना एंगल बी है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन को एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। ये अपना एंगल सी है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन को हम बाइसेक्टर बोलेंगे। तो ये तीन लाइन हो गई अपने पास, ये मान लो बाइसेक्टर 1 हो गया, और ये बाइसेक्टर 2 हो गया, और ये बाइसेक्टर 3 हो गया, समझ लो। ठीक है, तो इंसेंटर किससे बनता है स्टूडेंट्स, इंसेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर से। किससे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है सर, एंगल बाइसेक्टर से बनता है। इसके बाद एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको हम एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद इस इंसेंटर की कुछ स्पेशलिटी है क्या सर, इस इंसेंटर की कुछ स्पेशलिटी, इंसेंटर की स्पेशलिटी है सबसे पहली बात कि ये इंसेंटर बाइसेक्टर्स को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हर बाइसेक्टर के अलग अलग रेशियो डिवाइस में आएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये आपका बाइसेक्टर है AB1, ठीक है ना, ये बाइसेक्टर है AB1, और ये आपका इंसेंटर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला I, तीनों बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको बोलते हैं हम I, यानी कि इंसेंटर बोलते हैं। ठीक है। अब ये I इस बाइसेक्टर AB1 को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये जो I है वो इस बाइसेक्टर AB1 को ये डिवाइड करेगा, ये आ जाएगा आपका B प्लस सी, ये वाली साइड B है, मतलब साइड C है, ये वाली साइड B है, तो B प्लस सी, और ये जाएगा आपका रेशियो A। तो जो इंसेंटर का मतलब जो इंसेंटर होता है वो AB1 को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, AB1 को डिवाइड करेगा वो B प्लस सी रेशियो A में। और सिमिलरली आप बता सकते हो कि B B2, ये जो B B2 है इसको इंसेंटर किस रेशियो में डिवाइड करेगा, A प्लस सी रेशियो B में। ठीक है, इस तरीके से आप तीनों का रेशियो बता सकते हो, वो तीनों का रेशियो अलग अलग आएगा। नंबर 3 बात, इंसेंटर की और कुछ स्पेशलिटी है। यस सर, ये जो बाइसेक्टर है ना AB1, तो ये B1 पॉइंट इस BC को डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो B1 पॉइंट BC को इंटरनली डिवाइड किस रेशियो में करेगा, तो ये जो इधर लिखी हुई साइड है ना B, वो इधर आ जाएगी, और इधर लिखी हुई साइड C यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट B1 है वो BC को B रेशियो C में डिवाइड करेगा। और ऐसे ही आप यहाँ पे दे सकते हो, ये वाला जो पॉइंट है ना B2, वो A तो इधर चला जाएगा और C इधर आ जाएगा, तो C रेशियो A में डिवाइड करेगा। और ऐसे ही आप इधर देख सकते हो। ठीक है, तो B यहाँ पे आ जाएगा, C उधर चला जाएगा, तो C रेशियो B में डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इन सेंटर जो बाइसेक्टर्स का पॉइंट B1 B2 B3 है वो कैसे डिवाइड करते हैं। तो जो लाइन BC है वो B1 से किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, B रेशियो C से डिवाइड हो रही है। अब इन सेंटर फाइंड कैसे करते हैं हम, और इन सेंटर की कुछ और स्पेशलिटी भी है, दो स्पेशलिटी पढ़ ली हमने। इन सेंटर की एक स्पेशलिटी ये भी है कि इन सेंटर तीनों साइड्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है।
इन सेंटर तीनों साइड्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इन सेंटर लाइज एट इक्वल डिस्टेंसेस, एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स, फ्रॉम द साइड्स। इतनी सारी स्पेशलिटी हो गई। तो सब इन सेंटर को निकालना भी बता दीजिए। इन सेंटर कैसे निकालते हैं? इन सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला यह है कि ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे तो निकलेगा एक्स वाला कोऑर्डिनेट, और जो वाई वाला कोऑर्डिनेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? वाई इज इक्वल टू ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री एंड डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो इस टाइप से आप इन सेंटर फाइंड कर सकते हैं। ओके, हाँ, इन सेंटर फाइंड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर। हमें इस इन सेंटर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसने हमें पॉइंट किया 6080 एंड ओरिजिन। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं 6080, ये अलग, ये ऐसा नहीं होगा, ये 06 होगा स्टूडेंट्स, ये होगा 0,6। और अगर इसको आप सोचो, ध्यान से सोचोगे तो ये कैसे बनेगा? ये तो वाई एक्सिस पे आएगा पॉइंट, 06 तो वाई एक्सिस पे आएगा ना, तो ये बन जाएगा इस टाइप से। और 80 आएगा एक्स एक्सिस पे, तो दिस विल बिकम 80, है ना। और ये बन जाएगा 00। तो इसने हमें इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया, सॉरी एरिया नहीं, क्या पूछा है इसने हमसे? इन सेंटर पूछा है। तो इन सेंटर के लिए पहले हमें तीनों साइड चाहिए। अगर आपने ठीक से 2D पढ़ी है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8 यूनिट, ये डिस्टेंस 6 यूनिट, और पाइथागोरस लगाओगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 10 यूनिट। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी मान लेते हैं। चलिए, एक्स कैसे निकालते हैं इन सेंटर में? एक्स निकालते हैं हम ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे तो निकालते हैं हम। इन सेंटर में एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो कैसे आएगा? ए की वैल्यू कितनी है हमारी? ए के सामने वर्टेक्स, ए के सामने साइड ए, तो 8 इंटू एक्स वन। एक्स वन कितना है आपका? ये एक्स वन है 0, यानी 0 हो जाएगा ये तो। प्लस बी, बी क्या है आपकी? बी के सामने बी साइड, 10 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। प्लस सी, 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 48 एंड डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। और देखा जाए तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक्स की वैल्यू 2 है, तो यही आंसर होना चाहिए। हम वाई भी निकाल लेते हैं। तो वाई आएगा आपका ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री एंड डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो चलिए वाई निकालते हैं हम। ए वाई वन, ए की वैल्यू 8 है और वाई वन की वैल्यू कितनी है? 6, तो 48 हो जाएगा। प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 10 और वाई की वैल्यू कितनी है? 0। प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 6 और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0। डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज 24। सोल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? यहाँ से 2 आ जाएगी। तो ये बात कंफर्म हो गई कि ए इज द करेक्ट आंसर, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर विल बिकम 2 and 2। बात समझ में आई? तो इस टाइप से आप इन सेंटर के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्टूडेंट सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर किससे बनता है? आपने सेंट्रोइड से बनने वाला, सेंट्रोइड किससे बनता है? मीडियन से। इन सेंटर किससे बन रहा है? एंगल बाइसेक्टर से। अभी सर्कम सेंटर किससे बनेगा? एक ट्राइंगल बनाता हूं, तो ये हो गया आपका एक ट्राइंगल। दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी। ट्राइंगल ए, इसमें वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम एक्स टू वाई टू एंड सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम एक्स थ्री वाई थ्री। तो सर सर्कम सेंटर किससे बनता है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, सर्कम सेंटर बनता है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। राइट बाइसेक्टर्स, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। ठीक है, ये राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? मतलब ऐसी लाइन जो मतलब ऐसे, हाँ, ऐसी लाइन जो साइड्स के मिड पॉइंट से होके जाएगी और साइड्स पे परपेंडिकुलर भी रहेगी। ऐसी लाइन जो साइड्स के मिड पॉइंट से होकर जाएगी और साइड्स पर परपेंडिकुलर भी रहेगी, उसे बोलते हैं हम राइट बाइसेक्टर। तो बीसी के मिड पॉइंट से होकर जाने वाली और इस पर परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई। ए बी के मिड पॉइंट से होकर जाने वाली और ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई। और ए सी के मिड पॉइंट से होकर जाने वाली और ए सी पर परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई।
तो जहां पर इन तीनों राइट बाइसेक्टर्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, उसे ही क्या बोलते हैं हम, उसे ही बोलते हैं हम सरकम सेंटर। उसे क्या बोलते हैं हम, सरकम सेंटर। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, रिप्रेजेंट करते हैं इसको एस से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सरकम सेंटर की कुछ स्पेशलिटी है। सरकम सेंटर बन किससे रहा है, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड से। सरकम सेंटर की स्पेशलिटी कि वो वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इन सेंटर देखा आपने, इन सेंटर, इन सेंटर जो है साइड्स से इक्वल डिस्टेंस पे है, देखो लाइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स। लेकिन सरकम सेंटर क्या है, वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब ये तो एस हो गया, एस के कोऑर्डिनेट मान लेंगे आप एक्स कोमा वाई। ये जो एस है उसकी ए से डिस्टेंस, एस की बी से डिस्टेंस और एस की सी से डिस्टेंस, ये तीनों की तीनों डिस्टेंस कैसी रहेंगी, इक्वल। तो जो आपका सरकम सेंटर है, यानी कि ऐसे लिख रहा हूं मैं, एस सरकम सेंटर लाइज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस। इसमें किस रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसा कोई मेथड नहीं है बताने का। सरकम सेंटर फाइंड कैसे करेंगे, सरकम सेंटर सीधे फाइंड करने का कोई मेथड नहीं है तो, लेकिन वो थोड़ा पेचीदा सा है। मैं आपको सीधा सा मेथड बताता हूँ। हमें पता है कि जो एस है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे और तीनों डिस्टेंस को आपस में इक्वल रखेंगे। यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे और दो इक्वेशन बनाने के बाद उन्हें आपस में सॉल्व करके एक्स वाई निकाल लेंगे या सरकम सेंटर फाइंड कर लेंगे। आपको ये बात समझ में आई, सरकम सेंटर किससे बनता है, राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड से। राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड क्या होते हैं, ऐसी लाइन जो साइड पर परपेंडिकुलर भी होंगी और साइड के मिड पॉइंट से होकर जाएंगी। अच्छा, क्या इसकी स्पेशलिटी क्या है सरकम सेंटर की, कि वो वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो हमने सरकम सेंटर को एस माना है, मतलब एस ए एस बी एंड एस सी तीनों की तीनों डिस्टेंसेस इक्वल आएंगी। ओके, ये आपका सरकम सेंटर हो गया। ये आपका क्वेश्चन है सरकम सेंटर के ऊपर। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, क्या बोला इसने, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी आर 2 1 5 2 एंड 3 4। एक ट्राइंगल गिवन है हमें, इस टाइप से एक ट्राइंगल गिवन है और ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स गिरे दिए हमें। वर्टेक्स ए कितना गिवन है, 2 1। वर्टेक्स बी कितना गिवन है हमें, 5 2। वर्टेक्स सी कितना गिवन है हमें, सी सी गिवन है हमको 3 एंड 4। ओके, हमें बताना है सरकम सेंटर, तो यहाँ पे सरकम सेंटर होगा एस। ओके, सरकम सेंटर हो गया, गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब एस ए एस बी एंड एस सी तीनों इक्वल डिस्टेंस के होंगे, तो हमें एस ए निकालना है, एस बी निकालना है और एस सी निकालना है। तीनों इक्वल होंगे क्योंकि हमें पढ़ के आए हैं कि सरकम सेंटर वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पे होता है। एस के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम एक्स वाई, और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाला मैंने तुम्हें अच्छे से बताया पिछले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं। तो एक्स एब्सकिसा का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट वैल्यूज के डिफरेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू एस बी। एस बी निकालो, एस बी तो आएगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एस सी निकालो। एस सी तो आएगा एक्स माइनस 3 टू दी होल स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस 4 टू दी होल स्क्वायर। ओके, इसको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मान लो। एक बार फर्स्ट और सेकंड को लेके सोल्व करो, एक बार फर्स्ट और थर्ड को लेके सोल्व करो, दो इक्वेशन बन जाएंगी। दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करो, एक्स वाई आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को लेकर। फर्स्ट एंड सेकंड को मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे आपस में तो अंडर द रूट से अंडर द रूट कटेगा। एक्स वाली वैल्यूज में एक तरफ कर रहा हूं तो ये आएगा एक्स माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू वाई वाली एक साइड कर लो, तो वाई माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर एंड माइनस वाई माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक बार ऐड कर दो इनको, ऐड करोगे तो आएगा ये 2x माइनस 7, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2 प्लस के 5 दैट इज 3 आ जाएगा इक्वल्स टू। यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2y माइनस 3, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2 प्लस का 1 तो माइनस के 1 आएगा। इसको सोल्व करो, कितना आएगा 6x माइनस के 3 7 21, और ये आ जाएगा प्लस के 2y एंड माइनस 3 एंड इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो यहाँ से आपको देखने को मिला 2 को ले लेंगे तो 3x प्लस वाई एंड माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये आपको एक इक्वेशन देखने को मिल गई, ठीक है। अब आपने फर्स्ट सेकंड ली थी, अब आप फर्स्ट एंड थर्ड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे तो फिर से ऐसी एक इक्वेशन बन जाएंगी, और दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना तो तुम्हें आता ही है। फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे, तो ये आएगा एक्स माइनस 2
टू दी होल स्क्वायर, फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल लेंगे ना, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल, अंडर द रूट से अंडर द रूट कटेगा, एक्स वाली वैल्यूज एक साथ, ये कर ली मैंने एक्स वाली वैल्यूज एक साथ, और वाई वाली वैल्यूज एक साथ कर लेंगे, तो वाई माइनस 4 टू दी होल स्क्वायर एंड माइनस वाई माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाएंगे तो एक बार ऐड कर देंगे, कितना आएगा 2x-5, और एक बार इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 2 प्लस का 3, दैट इज 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू, एक बार इनको ऐड करेंगे तो 2y-5 आएगा, और y-4 में से माइनस करेंगे, और माइनस के 4 प्लस का 1 -3 आएगा। अब यह जाएगा 2x-5, और यह जाएगा माइनस के 6y आएगा ना, यानी कि प्लस के 6y एंड माइनस के 15 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारी दो इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है और हमें x और y की वैल्यू बता देनी है। तो सभी ऑप्शन में x की वैल्यू अलग अलग है, तो मैं खाली x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आंसर देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे 3x है तो 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3x प्लस 9y माइनस 30 इक्वल टू 0। इसमें से इसको कर लो माइनस, तो 3x में से 3x जाएगा 0, 9 में से y जाएगा 8y, और माइनस के 30 और प्लस के 12, माइनस के 30 प्लस के 12 कितना होता है भाई, माइनस के 30 प्लस के 12 कितना होता है, 18 होगा शायद, 30 में से बाहर जाएंगे माइनस के 18 इक्वल्स टू में आएगा 0। तो y की वैल्यू आएगी 18/8, दैट इज 9/4। कितनी जाएगी y की वैल्यू 9/4, और y की वैल्यू 9/4 केवल एक ऑप्शन में देखने को मिल रही है, दैट इज ऑप्शन बी। अब आप चेक करना, x की वैल्यू निकालना, अगर वो 13/4 आ जाती है तो अपना बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सर्कम सेंटर फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को निकालने का भी कोई खास तरीका नहीं है, इसको फिगर बना के किया जाए तो काफी बेटर है। ऑर्थो सेंटर मैं आपको बताता हूँ पहले ऑर्थो सेंटर बनता कैसे है। तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये अपना एक ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ए बी सी। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 होने वाले हैं, x2 y2 एंड x3 y3 हो जाएंगे, ठीक है। तो सर ये ऑर्थो सेंटर बनता किससे है, सबसे पहली बात ऑर्थो सेंटर बनता है परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर्स, या बोल दो एल्टीट्यूड से। एल्टीट्यूड तो आप समझते हो ना, एल्टीट्यूड्स, या फिर परपेंडिकुलर्स। कैसे परपेंडिकुलर्स, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएंगे, एल्टीट्यूड्स आ जाएंगी, और इन एल्टीट्यूड्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ऑर्थो सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे हम ओ से, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, इसके कोऑर्डिनेट निकालने का कोई ऐसा इतना बड़ा खास तरीका नहीं है, इसको हम करेंगे मेथड से, ग्राफिकल मेथड से ग्राफ बनाएंगे और तब सोल्व करेंगे कि ऑर्थो सेंटर निकालना कैसे है। इसकी कोई स्पेशलिटी, इसकी कोई और स्पेशलिटी नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन। तो सबसे पहली बात है, इसको क्वाड्रेंट में बना लेते हैं, वहां से सबसे जल्दी सोल्व होता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ये अपनी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हमने बना लिए। इसने बोला x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट y एक्सिस, यू नो वेरी वेल, x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस, सो दिस इज x इज इक्वल टू 0। फिर उसने बोला y इज इक्वल टू 1, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, तो y is equal to 1 is nothing but a parallel line to x axis, so this line is y is equal to 1, and the third line is x plus y equals to 2। अब ये x plus y equals to 2 कहां से पास होगी, इसके लिए आप एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो। जब x की वैल्यू 0 रहेगी देन y की वैल्यू 2 आएगी, जब y की वैल्यू 0 रहेगी तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो इसका मतलब एक तो पॉइंट हो जाएगा 0,2 और एक पॉइंट हो जाएगा आपका 2,0। तो ये लाइन 0,2 एंड 2,0 से पास हो जाएगी इस तरीके से। तो यानी कि इस ट्राइंगल की बात कर रहा है वो, इस ट्राइंगल का क्या पूछा है उसने हमसे, क्या पूछा है, इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर पूछा है। तो इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर मतलब हर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर क्या डाल दो, परपेंडिकुलर, ये तो ये परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालो, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है इसमें, ऑर्थो सेंटर है। और ये वाला पॉइंट क्या है आपका 0,1, क्या ये वाला पॉइंट 0,1। तो
0,1 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ऑर्थो सेंटर अगर करना है तो आप बेटर है कि ग्राफ बना के करिए। वैसे मेथड से तो आप फंस सकते हैं, ये सबसे अच्छा मेथड है ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का। तो लोकस ऑफ ए पॉइंट, तो ये रहे आपके सेंटर्स। ठीक है स्टूडेंट, सेंटर चार तरीके के होते हैं, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। सेंट्रोइड किससे बनता है? मीडियन से। इन सेंटर किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से। सरकम सेंटर किससे बनता है? राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड से। एंड सबसे लास्ट क्या था, ऑर्थो सेंटर किससे बनता है? एल्टीट्यूड्स या परपेंडिकुलर से। चारों के चारों सेंटर आपके दिमाग में आ गए होंगे, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर कहीं पे कंफ्यूजन लगे तो। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, लोकस ऑफ ए पॉइंट। किसी पॉइंट का लोकस क्या होता है? लोकस का मतलब कि पॉइंट को किस कर्व को फॉलो करेगा। वो जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ए टू जेड रैंडम पॉइंट, वो किस कर्व को फॉलो करेगा उसे बोलते हैं लोकस ऑफ दैट पॉइंट। मतलब जैसे कि एक अपना पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऐसे ऐसे राउंड करता है, ठीक है ना। तो ये जो पेंडुलम की सुई होगी यहाँ पर, वो इस कर्व को फॉलो करेगी, तो इस पेंडुलम की इस सुई का ये हो जाएगा लोकस। ठीक है, तो लोकस का मतलब कोई पॉइंट किस कर्व के ऊपर रिवॉल्व करेगा, कौन सा कर्व बनाएगा, उसको ही हम लोकस कहते हैं। लोकस निकालने के लिए सीधे कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होती है, हमें कंडीशन फॉलो करनी होती है और लोकस निकल के आ जाता है। कैसे निकालना है देखो, इसने बोला द सम ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का सम, स्क्वायर्स का सम ऑफ द डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम। अब वे डिस्टेंसेस कहाँ की हैं? ऑफ ए मूविंग पॉइंट, कोई मूविंग पॉइंट है, हमें तो पता नहीं कि वो मूविंग पॉइंट क्या है, तो हम मान लेंगे कि वो मूविंग पॉइंट है एक्स वाई। सपोज दैट मूविंग पॉइंट इज एक्स वाई। और उसने बोला कि इस मूविंग पॉइंट एक्स वाई की पॉइंट ए जीरो से डिस्टेंस, पॉइंट माइनस ए जीरो से डिस्टेंस के स्क्वायर का सम कॉन्स्टेंट क्वांटिटी टू सी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो एक्स वाई की ए जीरो से डिस्टेंस निकालनी है, हमें एक्स वाई की ए जीरो से डिस्टेंस निकालनी है। और उसके बाद हमें एक्स वाई की माइनस ए जीरो से डिस्टेंस निकालनी है, माइनस ए जीरो से डिस्टेंस निकालनी है। और इन दोनों डिस्टेंस के स्क्वायर का सम इस कांस्टेंट क्वांटिटी टू सी स्क्वायर के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, आप आराम से निकाल सकते हैं। अंडर द रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर। यहां से निकालोगे आप, ये आएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो ना। इसने बोला ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर और इनका सम। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर द रूट हट जाएगा, ये आएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसके स्क्वायर का भी सम, तो ये जाएगा आपका एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर और इस डिस्टेंस के स्क्वायर का सम बोला था उसने, किसके इक्वल है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी टू सी स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका हमें कर्व बताना था, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, वाई स्क्वायर कितने हो जाएंगे? टू वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। इसको ओपन कीजिए, यह आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स और इक्वल्स टू में क्या जाएगा, या माइनस टू सी स्क्वायर कर लो, इक्वल्स टू में जाएगा जीरो। देखो टू ए एक्स से ये टू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? टू एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? टू ए स्क्वायर, और ये टू वाई स्क्वायर, ये टू सी स्क्वायर, सब कुछ टू टू में चल रहा है, तो टू आ जाएगा कॉमन। और मैं इसको सीधे लिख रहा हूँ कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ गया लोकस ऑफ द पॉइंट। ऑप्शन इसमें नहीं गिवन है, सीधे आंसर हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए हो या लिखे ना गए हो। ठीक है, तो ये आपके इसका आंसर आ गया, लोकस आ गया। इसके बाद क्या था, इक्वेशन टू द लोकस। इसमें भी हमें इक्वेशन बतानी है लोकस की। ठीक है, लोकस बताना है ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का। हमें तो पॉइंट पता नहीं, तो पॉइंट मान लेते हैं हम एक्स वाई, लेट द पॉइंट बी एक्स वाई। और ये पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, ये पॉइंट कैसा है? इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट क्या है मैंने तुम्हें बताया था पिछले लेक्चर में, तो आप जाके देखिएगा, इक्विडिस्टेंट आप समझ जाएंगे। इक्विडिस्टेंट का मतलब इस पॉइंट एक्स वाई की 1 3 से डिस्टेंस, पॉइंट एक्स वाई की 1 3 से डिस्टेंस, और पॉइंट एक्स वाई की -2 1 से डिस्टेंस। दोनों की दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल लगते हैं। पहले तो डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, अंडर द रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, पिछले लेक्चर अगर आपने पढ़ा है तो। एक्स वाली वैल्यूज एक साथ कर लीजिए, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस
एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस वन टू दी होल स्क्वायर एंड माइनस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो एक्स वाली वैल्यूज एक साथ कर ली, वाई वाली वैल्यूज एक साथ कर ली। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक बार ऐड हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस वन, और माइनस करोगे तो ये आएगा इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस थ्री आ जाएगा इक्वल्स टू, एक बार ऐड करोगे तो आएगा 2y माइनस फोर, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो शायद टू आ जाएगा, है ना, माइनस वन माइनस माइनस प्लस थ्री टू आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6x माइनस के थ्री और ये माइनस के 4y एंड प्लस के 8 इक्वल्स टू जीरो। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो कितना जाएगा 6x प्लस 4y एंड माइनस के 5 इक्वल्स टू जीरो। 6x प्लस 4y माइनस के 5 इक्वल्स टू जीरो, 6x प्लस 4y, 6x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये डी ऑप्शन हो जाएगा आपका लोकस, ये इससे मैच कर जाएगा। तो आप लोकस में निकाल सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंडीशन को फॉलो करना है बस। इसने बोला रिलेशन बिटवीन ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको ध्यान से समझना चाहिए। सपोज कीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एंड सी, है ना, ट्राइंगल एबीसी। ए के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, वैसे हमें कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, ये जो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ इस प्रॉपर्टी में, और ये सी हो गया आपका x3 y3। देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर तीनों कोलिनियर होते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि ऑर्थोसेंटर दैट इज ओ, सेंट्रोइड दैट इज जी एंड सर्कम सेंटर दैट इज एस, ये सारे के सारे पॉइंट कैसे होते हैं, आर कोलिनियर। कैसे होते हैं, कोलिनियर, तीनों एक ही लाइन पे होते हैं इस टाइप से। यहाँ पे हो जाएगा आपका सर्कम सेंटर एस, यहाँ पे हो जाएगा आपका सेंट्रोइड जी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑर्थोसेंटर ओ, एस जी ओ, ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, एक ही लाइन पे आएंगे। और जो सेंट्रोइड है ना जी, ये सेंट्रोइड जी इस लाइन एस ओ को दो रेशियो मतलब डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, और जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो है 2:1। तो दूसरी इंपॉर्टेंट क्या बात यह है कि जो सेंट्रोइड जी है वो डिवाइड करता है, डिवाइड्स एस ओ इन 2:1, 2:1 में डिवाइड करता है। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि एस जी एंड रेशियो जी ओ कितना होता है आपका, 2:1 होता है। इसके ऊपर काफी टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अब ये कोलिनियर होगी, कैसे हो गए, कोलिनियर। और एक बात और, ये जो सेंट्रोइड जी है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। देखो जरा, अगर आपने इंटरनल डिवीजन पीछे पढ़ा है जस्ट अभी अभी इसी लेक्चर में, तो इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है, एक पॉइंट दो पॉइंट के बीच में आ जाएगा तो वो इंटरनल डिवीजन हो गया। और यहाँ पे सेंट्रोइड जी एस और ओ के इंटरनली लाई कर रहा है, तो यानी कि जी जो है वो एस ओ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। रेशियो आपको पता है कि हमेशा 2:1 होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप में से एस और ओ के कोऑर्डिनेट दे देगा, जी की कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, तो भी आपको इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाना है। इन तीनों में से कोई से भी दो पॉइंट देगा, तीसरा पॉइंट आपसे पूछ लेगा, तो आपको इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप को आपको बात समझ में आई होगी। और ये रहा आपका आज का प्यारा सा लेक्चर, और इसी के साथ जो आपका कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला पोर्शन है 2D में वो खत्म होता है। इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। तो 2D में अभी काफी सारी चीजें पढ़ने को बच रही हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट वाले सारी के सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अभी इसके क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उस प्रैक्टिस सेशन को जरूर देखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो वहां से जाकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।